हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोग का अनअकैडमी बीपीएससी लाइव में एक बार फिर से। तो हम सभी, जैसे कि आपको पता है कि हम सभी कुछ ऐसे टॉपिक्स पे चर्चा कर रहे हैं जिनकी थ्योरी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो आइए जरा कुछ टॉपिक्स की चर्चा करते हैं। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए। उसके बाद हम अपने चैनल की बात करते हैं और हम आज के टॉपिक की बात करते हैं। तो आज जो बेटा हम पढ़ने वाले हैं वो हमारा बहुत ही बेसिक टॉपिक है, वर्णमाला। क्या है? वर्णमाला। वर्णमाला हमारी हिंदी का सबसे पहला और सबसे प्राथमिक चैप्टर है, जिसे हम नींव भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? इसकी नींव कह सकते हैं, है ना? नींव। नींव क्यों? क्योंकि भैया यहीं से वर्णों को निकाला गया है और हमें हिंदी बना के दी गई है। अगर हम बात करें बेटा वर्णमाला की, तो वर्णमाला कैसे बना है? एक तरफ बना है वर्ण, एक तरफ बना है माला। ठीक है, वर्ण का मतलब क्या होता है? अक्षरों का। ठीक है, अक्षर। और माला का मतलब क्या होता है? एक व्यवस्थित क्रम। व्यवस्थित क्रम। वर्ण का मतलब क्या होता है? अक्षर। और माला का मतलब क्या होता है? एक व्यवस्थित क्रम। तो अक्षरों को या वर्णों को या ध्वनियों को जब एक व्यवस्थित क्रम में सजाया गया तो उससे क्या बन गया? उससे बन गई सर वर्णमाला। क्लियर है? बिल्कुल ठीक है सर। अच्छा, अगर यहीं पे आपसे एक बात पूछी जाती है, आपसे यहीं पर बेटा एक बात पूछी जाती है, जरा सा ध्यान दीजिएगा। यहीं पर हमसे एक बात ये पूछी जाती है कि जरा ये बताइए, ठीक है, जरा सा हमें ये बता दीजिए कि सर सबसे पहले हम किस चीज का इस्तेमाल करते हैं? तो सबसे पहले आप लोगे ध्वनि, क्योंकि जब ध्वनि आएगी और ध्वनि का मेल होगा तो क्या बनेगा? इसी से बनेगा वर्ण। तो भाषा की, ये जो क्वेश्चन बनता है यहां पर क्या बनता है सर? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? होती है ध्वनि। अगर ऑप्शन में आपको ध्वनि नहीं मिलता है तो आप लगाओगे वर्ण। वर्ण के बाद क्या आएगा सर? वर्ण के बाद आता है शब्द। शब्दों, वर्णों के मेल से क्या बनता है? शब्द। और शब्दों के मेल से क्या बन जाते हैं बेटा? वाक्य बन जाते हैं। शब्दों के मेल से क्या बन जाते हैं? वाक्य बन जाते हैं। तो ये बात आपको समझ जानी चाहिए, प्राइमरी चीज है, इसमें कहीं कोई लाल लपेट नहीं है। ठीक। अब वर्णमाला जब हम बात करते हैं तो वर्णमाला में हमारे पास दो लोग होते हैं। वर्णमाला दो लोगों का समूह है। नंबर वन होते हैं स्वर और नंबर दो होते हैं व्यंजन, जो वर्णमाला को बनाते हैं। ठीक है, प्राइमरी रूप से अगर हम बात करें, प्राइमरी रूप से अगर हम बात करें तो यहां पर हमारे पास 11 लोग हैं। ठीक है, और व्यंजन में प्राइमरी तौर पर हमारे पास 33 लोग दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, 33 लोग। और इन सभी को मिला लो, इन सभी को मिला लोगे, ठीक है, तो 41 लोग मिलेंगे। भाई देखो, प्राइमरी पे इतने और 41 प्लस 11 इज इक्वल टू कितना? 52, जो कि हमारी टोटल संख्या होती है वर्णमाला। ठीक है, तो अभी पहले भाग में हम पढ़ेंगे स्वर और दूसरे भाग में हम पढ़ेंगे व्यंजन। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं हम लोग अपना भाग एक। ठीक है, चलो भाई, अगले पन्ने पे लिखो स्वर। स्वर वर्ण। स्वर वर्ण में हमें क्या क्या पढ़ने को मिलेगा? तो सीधी सीधी बात है, परिभाषा पहले। जिन वर्णों का उच्चारण, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से या बिना रुकावट के या बिना अवरोध के या बिना अवरोध के किया जाए। ठीक है, बिना अवरोध के क्या किया जाए? किया जाए। और जो व्यंजनों के उच्चारण में सहायता प्रदान करें या सहायक हो, उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा? उन्हें हम कहते हैं स्वर। क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। अच्छा,
कुल अगर हम बात करें बेटा पहले की, अगर हम वैसे बात करें तो हमारे पास कुल स्वर तो 13 होते हैं, लेकिन हम 13 मानते नहीं है। हम क्या मानते हैं, स्वरों की संख्या, स्वरों को 3 भाग में बांट के मानते हैं। पहले भाग में 4 लोग होते हैं जिसे हम कहते हैं ह्स्व स्वर, जैसे आ, ई, उ और री। दूसरे में होते हैं 7 लोग जिन्हें हम कहते हैं दीर्घ, और दीर्घा में कौन कौन आ जाएगा, तो बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ और औ, ये हो गए। और तीसरा आता है आपका प्लुत। प्लुत में आपने देखा होगा जब हम किसी बात को बहुत लंबा खींचते, जैसे हे राम, जब हम किसी बात को बहुत लंबा खींचने का प्रयास करते हैं तो वहां पे क्या होता है, प्लुत स्वर हो जाता है। ठीक है, अब इनका वर्गीकरण भी कई रूपों में हुआ है, तो हम उन वर्गीकरण को जरा पढ़ते हैं और देखते हैं किस किस प्रकार से इनका वर्गीकरण हो गया है भाई। पहला वर्गीकरण लिखो बेटा, यहां पे पहला टॉपिक लगा लो, स्वरों का वर्गीकरण। क्या होगा, स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण पहले नंबर पे या तो मात्रा के आधार पर, या तो काल, ठीक है, मान के आधार पर, या तो आपने जो याद किया है उच्चारण के आधार पर। ठीक है, ये होते। तो अभी जो मैंने आपको 3 भेद बताए वो इन्हीं में से निकलेंगे। पहला ह्स्व, दूसरा दीर्घ और तीसरा प्लुत। हस्त को बोलने में सबसे कम समय लगेगा, क्यों, क्योंकि ये मूल होते हैं भैया, आ, ई, उ और री, और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, मूल स्वर कहते हैं। दीर्घ को बोलने में हस्व से अधिक समय, ठीक है, और इसमें होते हैं हमारे, जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे मैंने आपको बताया कि बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ओ, औ, ए, ऐ, 1 2 1 2 3 4 5 6 7, 7 लोग। और प्लुत को बोलने में सबसे अधिक समय लगता है, सबसे अधिक समय लगता है। ठीक है, प्लुत को बोलने में सबसे अधिक समय लगता है। जैसे हमने कहा आ, ठीक, जैसे हमने कहा ओम, हम क्या उच्चारण करते हैं, ओम, लंबा समय लगा। जैसे हमने कहा राम, तो इसमें बीच में क्या आ जाएगा, राम। क्लियर है, क्लियर है। अच्छा, इसी में एक पॉइंट और लिख लो, इसको कहते हैं एक मात्रिक, इसको कहते हैं द्विमात्रिक, द्विमात्रिक, और इसको कहते हैं त्रिमात्रिक। ठीक है, एक मात्रिक, द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक। ठीक, एक बोलने में कम समय लगेगा, एक मात्रिक हो गया, एक ही मात्रा, मात्रा लगनी नहीं, सिंपल अपनी खुद ही मात्रा है। जहां पर द्विमात्रिक हो जाएगा, जहां पर अधिक समय लग रहा है द्विमात्रिक हो गया, और जहां पर थोड़ा कम समय लग रहा है त्रिमात्रिक हो गया। ठीक है, पहला पॉइंट। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 में आप क्या करोगे, स्रोत के आधार पर या बनावट के आधार पर, स्वर का वर्गीकरण कर दो। क्या कर दो, स्वर का वर्गीकरण। देखो, एक तो होते हैं आपके मूल स्वर, एक तो होते हैं मूल स्वर, ठीक, एक होते हैं आपके संधि स्वर। मूल स्वर मैंने अभी पीछे आपको बता दिया, आ, ई, उ और री। संधि स्वर का मतलब क्या होता है कि इनको बनने के लिए, इनको बनने के लिए आवश्यकता पड़ेगी किसकी, मूल स्वरों की। किसकी आवश्यकता पड़ेगी, कि मूल स्वरों की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, जैसे अगर हमें आ बनाना है, बड़ा आ, तो कैसे बनाए बड़ा आ, 2 छोटा आ को मिला दिया, एक बड़ा आ बन गया। बड़ी ई को बनाया, कैसे बनाया, 2 छोटी ई मिला दिया, एक बड़ी ई बन गया। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, इसी में एक चीज और आता है, इसी में एक चीज और आता है, संयुक्त या विजातीय। संयुक्त या विजातीय, संयुक्त या विजातीय क्या होते हैं, ये होते हैं ए, ऐ, ओ, औ। कभी भी आ जाए संयुक्त या विजातीय किसे कहते हैं तो ये लगा देना। ठीक है,
ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। अब इसी का एक भाग होता है बेटा, इसी का एक भाग होता है भाग नंबर 3, जिसे हम कहते हैं, जिसे हम कहते हैं प्रयत्न के आधार पर। प्रयत्न के आधार पर क्या क्या बनेगा बेटा, तो प्रयत्न के आधार पर हमारी जिह्वा के आधार पर होता है। देखो जीभ किसकी बना दिया हूं, रुक जाओ जरा, ये गलत जीभ बन गई भाई किसी की, ठीक है, इंसानों की जीभ बनानी है। तो कुछ इस प्रकार की हमारी जिह्वा होती है जिसमें 3 भाग होते हैं, एक ये और एक ये वाला। तो ये क्या होता है बेटा, अग्र होता है। ये 2 क्या होते हैं, मध्य होते हैं। और ये पीछे वाला क्या होता है, पश्च होता है। अग्र का मतलब क्या है बेटा, अग्र का मतलब क्या है, अग्र में क्या होगा, जहां पर 4 प्रकार के होंगे, जो ई ए ये 4 प्रकार के लोग। मध्य वाले से आप केवल आ बोलोगे, ठीक है, और पीछे वालों से बचे हुए लोगों का उच्चारण कर दोगे, जैसे बड़ा आ, ठीक है, ऊ ओ और आओ। ये 4 हमारे हो जाएंगे जो पीछे से बोल दिए जाएंगे, ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसी में आपको एक और चीज पढ़ने को मिलेगी जिसे हम कहते हैं आगत स्वर। आगत का मतलब होता है विदेशी और स्वर का मतलब होता है जो विदेशी स्वर होता है। जैसे कि आपने डॉक्टर पढ़ा है, ये वाला जो स्वर होता है, ये वाली जो मात्रा होती है, ये वाली, ये जो डॉक्टर वाली मात्रा होती है जिसमें डॉक्टर लिखा होता है, वो होता है आगत स्वर, मतलब विदेशी स्वरों से उठाकर बनाया जाता है। इसमें आपको कहीं कोई चिंता रखनी ही नहीं है, ठीक है। तो स्वर में आपको इतनी चीजें हमेशा ध्यान में रखनी है कि कहाँ से क्या बनता है, कैसे बनता है, कैसे कैसे किसको मिलाते हैं, कैसे कैसे किसको बनाते हैं, ठीक है। मान लो इसमें प्रश्न कैसे आएगा, इसमें आपका अगर हम प्रश्न की बात करें तो प्रश्न कैसे आएगा कि बताइए भाई। अच्छा, एक चीज और इसमें पढ़ लो, उच्चारण स्थान पढ़ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, उच्चारण स्थान पढ़ लो। तो सबसे पहले देखो, अगर हम बात करें कंठ से, तो कंठ से आप क्या बोलोगे, छोटा आ बड़ा आ बोलोगे, ठीक है। अगर हम बात करें तालु से, तो तालु से हमें बोलना है ई, ठीक है। अगर हम बात करें मूर्ध्या की, तो मूर्ध्या का क्या हो जाएगा, आपका री हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दंत की अगर बात करें तो ये जो रा होता है ये दंत से बोला जाता है। ओष्ठ की अगर बात करें बेटा तो ये आपका हो जाएगा ओ और ओ, ठीक है। कंठ तालु, कंठ तालु को अगर बात करें तो ए ऐ। और अगर इसी के साथ हम बात कर लें एक लास्ट पॉइंट की, जिसे कहते हैं कंठोष्ठ, ठीक है। एक मिनट रुकना जरा, ठीक है। क्या होता है, कंठ, कंठ, अरे कंठोष्ठ, ठीक है, कंठोष्ठ। तो कंठोष्ठ से क्या बोलोगे, ओ बोलोगे और औ बोलोगे। तो ये जो है इस टॉपिक का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है और एग्जाम में एग्जामिनर का फेवरेट है। यहां से वो क्वेश्चन बनाएगा, 110% बनाएगा, तो इससे थोड़ा सा बच के रहिएगा। अच्छा, इसी में 2 चीज और समझ लो, जो हमारा अंगा और आहा होता है, इसको तो हम विसर्ग बोल देते हैं, इसको हम निरानुनासिक बोल देते हैं, लेकिन इन दोनों को क्या कहा जाता है, इन दोनों को कहा जाता है अयोग वाह स्वरा। वैसे स्वर इसको नहीं कहते, ना इसको स्वर में रखते हैं ना व्यंजन में रखते हैं, तो इसे आप सीधे सीधे अयोग वाह कह सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो दैट्स फॉर आपका यहां तक का हमने आपको स्वर बता दिया है। इसके आगे अब हम अगले पार्ट में जब मिलेंगे तो वहां पर हम आपको व्यंजन के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और लास्ट काम क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन जरूर दबाना है, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।